नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। देश भर में डाकघरों ने मात्र 10 दिन में 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों की बिक्री की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों से सख्ती से निपटने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया। पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल को 20 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया। चीन ने सबूतों के बावजूद पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचाया। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज रात आपात बैठक। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विशाल शर्मा। जगदीप धनखड़ ने आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में श्री धनखड़ को शपथ दिलाई। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। शपथ ग्रहण से पहले आज सुबह श्री धनखड़ ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने श्री धनखड़ को उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। जगदीप धनखड़ 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुने गए थे। उन्हें लगभग 75% मत मिले थे। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। श्री धनखड़ को 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। योजना के अंतर्गत इस वर्ष 31 मार्च तक स्वीकृत 122 लाख से अधिक आवासों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की ये योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को जारी रखने का अनुरोध किया था। शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि सभी शहरी गरीबों को आवास देना हमारी प्राथमिकता है। शहरी क्षेत्र में जिन लोगों को भी आवास अभी रह गए हैं मिलने के लिए, उन सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। सभी राज्यों की जितनी भी डिमांड भेजेंगे शहरी क्षेत्र में सभी डिमांड पूरी की जाएगी। हाउस फॉर ऑल योजना है, सभी को घर देने की योजना है, इसलिए कोई भी बचेगा नहीं, सभी को आवास दिए जाएंगे जिनको आवास की जरूरत है। हमारी केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देती है और राज्य सरकार को 1 लाख रुपए देना होता है। 2,50,000 रुपया दिया जाता है आवास बनाने के लिए। जिन लोगों के पास भूमि है उनको, और अगर नहीं है एक आवास बना तो आवास के ऊपर भी आवास बनाने के लिए उनके परिवार के किसी व्यक्ति को या भाई को वो आवास देने का काम हमारी सरकार करती है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के 1 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ कर रहा है। श्री अमित शाह चुने गए राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अच्छे निष्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगे। वे कुछ लघु अवधि सहकारी ऋण संस्थानों का उनकी 100 वर्ष की सेवाओं के लिए अभिनंदन करेंगे। सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम कर रही है। कृषि बुनियादी ढांचे में सरकार ने निवेश बढ़ाया है। इससे सहकारिता की भूमिका में भी वृद्धि हुई है।
शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कल नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता और युवा प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 युवा भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन के अंतर्गत भारत लोगों और उपलब्धियों के गौरवमय इतिहास तथा स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव के अंग के रूप में 8 अगस्त से 14 अगस्त तक का सप्ताह युवा कार्य और खेल मंत्रालय को आवंटित किया गया है। देश भर के डाकघरों और ऑनलाइन माध्यम से 10 दिन की अवधि में ही 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत डाक विभाग ने 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से नागरिकों को आसानी से राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। ये ध्वज मात्र 25 रुपए के किफायती मूल्य पर लिया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से डाक विभाग देश के किसी भी पते पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 25 रुपए में ही राष्ट्रीय ध्वज पहुंचा रहा है। ई पोस्ट ऑफिस सुविधा के माध्यम से नागरिकों ने 1,75,000 से अधिक ध्वज ऑनलाइन खरीदे हैं। डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री 15 अगस्त तक खुली है। नागरिक ध्वज प्राप्त करने के लिए नजदीकी डाकघर जा सकते हैं या ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर पर ही ध्वज मंगा सकते हैं और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। नागरिक ध्वज के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं और अभियान में भागीदारी तथा पंजीकरण के लिए इसे वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है harghartiranga.com। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देश की एकता और अखंडता के प्रतीक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रभक्ति की ये भावना भारत को अमृतकाल में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर युवाओं के साथ बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने युवाओं को तिरंगा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए ये रक्षाबंधन हमेशा याद करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि तिरंगे के साथ हर भारतीय का विशेष जुड़ाव है। मेघालय में कई संगठन मुख्य कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभियान के एक भाग के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 67वीं बटालियन ने शिलांग के वाट्स लेक में देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। इसी तरह राज्य भाजपा के किसान मोर्चा ने रिभोई जिले के नोंग पोह में एक रैली का आयोजन किया। पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले में जिला उपायुक्त ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान में सरकारी तंत्र से लेकर आम जन की जबरदस्त भागीदारी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट। सबसे ज्यादा उत्साह युवाओं और बच्चों में नजर आ रहा है, जो तरह तरह की तिरंगा यात्राएं निकालकर इस अभियान में अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सभी नेता, सांसद, विधायक और मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में बताया, ग्राम विकास विभाग के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में अमृत सरोवर हर लोकसभा में 75 की संख्या में बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 6000 बना रहे हैं, जिसके 20% अमृत सरोवरों का निर्माण का कार्य हम 15 अगस्त से पहले लगभग पूरा कर ले रहे हैं और 20% से अधिक सरोवरों के किनारे पूरे गांव और क्षेत्र के लोग एकत्र होकर के 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाएंगे। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज एनसीसी कैडेटों को संबोधित किया। ये कैडेट नई दिल्ली में लाल किले पर 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश के सभी जिलों से इन कैडेट का चयन किया गया है। एनसीसी कैडेट को भविष्य का सैनिक बताया, जो देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए मजबूत स्तंभ होंगे। उन्होंने आशा प्रकट की कि ये कैडेट विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर पहुंचकर देश के गौरव को बढ़ाएंगे। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि निजी वाहन में यात्रा के समय ये नियम लागू नहीं होगा। आकाशवाणी से बातचीत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश ने बताया कि कोरोना संक्रमण दर 15% से अधिक हो गई है। अभी हमने देखा है कि जो कोरोना का पॉजिटिविटी रेट है वो 15% से ऊपर चला गया है और अभी लोकनायक में 70 से अधिक कोरोना के पेशेंट भर्ती हैं। और क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है और लोग लापरवाह हो गए, लोग मास्क पहन ही नहीं रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि लोग मास्क पहने और कोविड के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। और इसके साथ साथ हम वैक्सीन भी, जो बच्चे हैं जिनको नहीं लगा है उनको लगवाएं और जिन्होंने 3rd डोज नहीं लिया है वो 3rd डोज या प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं, क्योंकि जो भी वैक्सीन है उसका जो एंटीबॉडी है वो 6 महीने के बाद उसका लेवल कम हो जाता है। और जो कोविड का जो नया स्ट्रेन आ रहा है आजकल, सब वेरिएंट आ रहा है, ओमिक्रॉन का नया स्ट्रेन आ रहा है, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उसकी वजह से भी थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ सकता है। उससे बचने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम मास्क लगाएं और कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 207 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 25,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए एहतियाती डोज के रूप में कोर्बेवैक्स का विकल्प उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड कार्य बल के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया, 12 अगस्त यानी कल से पूरे देश में एहतियातन डोज के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। कार्बोवैक्स नाम की एक नई वैक्सीन है जो पूर्णतः भारत में निर्मित है। चाहे आपने पहले 2 डोज कोवैक्सीन के लिए हो या 2 डोज कोविशील्ड के लिए हो, अगर 6 महीने पूरे हो गए हैं तो कार्बोवैक्स नाम की ये वैक्सीन ली जा सकती है। और जो वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से ये बहुत ही प्रभावी है, जिससे कि आज के लिए और आने वाले समय में अगर कोई कोविड का ऐसा वायरस आता है जो खतरनाक है, उससे बचाव की क्षमता शरीर में बढ़ जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण सीबीआई की विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल को 20 अगस्त तक 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। उन्हें पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने आज सवेरे उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पश्चिम बर्धमान के शीतलपुर में एक अतिथि गृह में ले जाया गया, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके बाद उन्हें सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पर भाजपा नेता सुकांत मजुमदार ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निकट सहयोगी थे। उधर तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद सौगत राय ने कहा कि मंडल पार्टी के लिए एक अच्छे आयोजक थे और उन्हें उनकी गिरफ्तारी से निराशा हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत और नए भारत की नींव रख रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आज भारतीय स्टार्टअप्स और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति की इस गाथा को आप तक पहुंचाने आ गया है स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण, एक ऐसा टीवी शो जहां आपको मिलेंगे चुनिंदा स्टार्टअप्स और स्टार्टअप एक्सपर्ट्स। भारत के युवाओं के हौसलों की कहानियां देखेंगे आप और साथ ही आपको मिलेंगी ऐसी पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिससे आपकी स्टार्टअप बनेगी और भी ज्यादा सक्सेसफुल। अब से हर शनिवार देखिए सपरिवार स्टार्टअप चैंपियंस केवल और केवल दूरदर्शन नेटवर्क पर। आ रहा है बहुत ही जल्द आपकी स्क्रीन पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। देश भर में डाकघरों ने मात्र 10 दिन में 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों की बिक्री की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों से सख्ती से निपटने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया। पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल को 20 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया। चीन ने सबूतों के बावजूद पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचाया। यूक्रेन के जापोरिशजिया परमाणु संयंत्र संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज रात आपात बैठक। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। 14 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें 11 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और AIRnews@gmail.com। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राजौरी जिले की दरहल तहसील में सुरक्षा बलों के शिविर पर आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि आज तड़के 2 आतंकवादियों ने राजौरी जिले में सेना के एक शिविर पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 3 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। 4 घंटे चली मुठभेड़ में सेना ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के रामबन जिले में आज अचानक आई बाढ़ में 2 महिलाएं बह गई। उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस और सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया है। राज्य के रामबन जिले में भूस्खलन और चट्टान गिरने के लगातार घटनाओं के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। लगातार वर्षा के कारण मलबे की सफाई का काम रुका हुआ है। उधर उत्तराखंड में भी कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी में भूस्खलन के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। तमिलनाडु से गंगोत्री धाम के दर्शन करने आया एक व्यक्ति गंगा घाट पर स्नान करते समय नदी में बह गया। बचाव दल का तलाशी अभियान जारी है। पुरोला में बाढ़ से एक एटीएम सहित 6 दुकानें बह गई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में नाव पलटने से 4 लोग डूब गए और 17 लापता हैं। ये नौका जिले के मरका क्षेत्र में पलटी। बचावकर्मियों ने 13 यात्रियों को निकाल लिया है। नौका में 30 यात्री सवार थे। लापता यात्रियों की तलाश के लिए गोताखोरों की सहायता ली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचा लिया है। विधिवत प्रक्रिया के तहत निर्विवाद सबूत के बावजूद चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और भारत के संयुक्त प्रस्ताव को रोक दिया। इस प्रस्ताव में जैश ए मोहम्मद के कमांडर अजहर को संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 14 सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में थे, लेकिन चीन ने इसका विरोध किया। इसी वर्ष जून में चीन ने पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका और भारत के संयुक्त प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर रोक दिया था। मक्की संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा का उप प्रमुख है। अजहर और मक्की भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र के संकट को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज रात आपात बैठक होगी। यूक्रेन और रूस ने विद्युत संयंत्र पर बमबारी करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाया है। यूरोप के सबसे बड़े बिजली घर के निकट बम हमले में मंगलवार की रात 14 लोग मारे गए थे।
संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बयान में कहा गया है कि इस संस्था के महानिदेशक राफेल ग्रोस्सी विद्युत संयंत्र में परमाणु सुरक्षा और संरक्षा की स्थिति के बारे में सुरक्षा परिषद की बैठक में जानकारी देंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 59,333 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,659 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 79 रुपए 64 पैसे पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $98.40 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है और आकाशवाणी समाचार हर रोज लेकर आ रहा है आपके लिए इसी स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 11 अगस्त 1908 को फांसी दी थी। उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वतंत्रता की वेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले वे सबसे कम आयु के शहीद थे। एक बार विदाई दे मां घुरे आशी, एक बार विदाई दे खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 में पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के महोबनी में। 1908 में बोस को ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी दी गई, जो युवा स्वतंत्रता सेनानियों को क्रूर शारीरिक यातनाएं देने और कठोर सजा सुनाने के लिए कुख्यात था। 20 अप्रैल 1908 को बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने यूरोपियन क्लब के सामने किंग्सफोर्ड को ले जा रहा वाहन समझकर एक गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन उस गाड़ी में मुजफ्फरपुर अदालत के वरिष्ठ वकील बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी सवार थे। इस हमले की खबर पूरे शहर में फैल गई और दोनों को पकड़ने के लिए कलकत्ता पुलिस को बुलाया गया। खुदीराम बोस को वाइनी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जहां वो 25 किलोमीटर पैदल चलकर हमले की अगली सुबह पहुंचे थे। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने गिरफ्तार होने के ठीक पहले आत्महत्या कर ली। जब बोस को पकड़कर मुजफ्फरपुर पुलिस थाने लाया जा रहा था तो भारी भीड़ उनके इर्द गिर्द जमा थी। कई सुनवाइयों के बाद खुदीराम को मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस में देशभक्ति का जज्बा इतना गहरा था कि फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। जब उनके पार्थिव शरीर को निकाल कर ले जाया जा रहा था तो भारी भीड़ रास्ते में दोनों तरफ खड़ी थी। लोग फूल बरसा रहे थे, मानो देश की आजादी के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की मौन सराहना कर रहे हों। इस महान शहीद को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम राष्ट्रवादी राम कल्याण को भी याद कर रहे हैं, जो 11 अगस्त 1947 को शहीद हुए थे। पूर्व के बूंदी स्टेट, जो कि अब राजस्थान में है,
वहां के रहने वाले राम कल्याण ने अगस्त 1947 में बूंदी कामगारों के संघर्ष में भाग लिया। 5 अगस्त 1947 को श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल की। पुलिस ने बड़ी संख्या में श्रमिकों और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। बाकी कामगारों ने जन समर्थन और सहयोग से अपना संघर्ष जारी रखा और 11 अगस्त को एक विशाल रैली निकाली। जब प्रदर्शनकारी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए रैली में मार्च कर रहे थे तो सशस्त्र पुलिस ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई आंदोलनकारियों को गोलियां लगी। राम कल्याण के सीने में कई गोलियां लगी और उसी दिन उनकी मौत हो गई। स्वदेश की माटी के इस बहादुर बेटे को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रमा प्रसाद और श्यामबरम का भी स्मरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी इन दोनों सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रैली पर पुलिस गोलीबारी में चंद्रमा प्रसाद और श्यामबरम दोनों शहीद हो गए। आकाशवाणी समाचार इन अमर शहीदों को नमन करता है। आज हम शहीद बिसराम राउत को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया। एक मुठभेड़ में उन्हें पकड़ लिया गया। उन पर विद्रोह करने और लोगों को भड़काने का मुकदमा चलाया गया और कठोर परिश्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया। वहां हिरासत में ही 11 अगस्त 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई कड़ी के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के हिमड़ा गांव में राशन डिपो के मालिक की शिकायत का कड़ा संज्ञान लिया है। ये डिपो मालिक लोगों को राशन के साथ तिरंगा खरीदने के लिए विवश कर रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राशन कार्ड धारक को राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन भाइयों के प्रति बहनों के स्नेह और प्रेम का त्योहार है। प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में हल्के बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। लेह और गिलगित में भी बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, शिलांग, कोहिमा, गंगटोक और ईटानगर में कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। देश भर में डाकघरों ने मात्र 10 दिन में 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों की बिक्री की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों से सख्ती से निपटने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया। पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल को 20 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया। चीन ने सबूतों के बावजूद पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचाया।
और यूक्रेन के ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज रात आपात बैठक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।